नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको भारत के नामकरण के बारे में बताया, उसके नेम के ओरिजिन के बारे में बताया, कई सारे नाम के बारे में बात किया, जैसे भारतवर्ष है, आर्यवर्त है। आर्यवर्त पिछले में था, पर फिलहाल जम्बूद्वीप, यिंतु, ये सारे नाम मैंने बताए। आज की वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि भारतीय इतिहास के जानने के या समझने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से प्रमाण हैं जो हमें एंशिएंट इंडिया की जानकारी देता है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, और इसमें आज हम पढ़ेंगे sources of Indian history। सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। देखिए, एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए या जानने के लिए जो भी हमारे पास स्रोत है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो अंग में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, जिनमें सबसे पहला है लिटरेरी सोर्स और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स मीन्स लिखित स्रोत, जो भी चीज़ें लिखी हुई है उससे हमें जानकारी मिलता है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिन्हें हम पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल स्रोत का मतलब है कि एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा हमारे पास प्रमाण जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बता दूं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एक एग्जाम्पल है कॉइन्स, मतलब सिक्के। आपको पता है कि इंडिया में कई तरह के सिक्के चले हुए हैं, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में। तो वो सिक्के भी हमें एंशिएंट इंडिया का जानकारी देता है, प्राचीन भारत का जानकारी देता है। अब ये जो लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहला है रिलीजियस सोर्सेस, दूसरा है नॉन रिलीजियस सोर्सेस, और तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर मतलब यात्रियों का, विदेशी यात्रियों का विवरण। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स डिस्कस। जो भी हमारा भारत का इतिहास है उसके जानने के जो भी स्रोत है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिसमें सबसे पहला है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स जिसे हम कहते हैं लिखित स्रोत। दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे पुरातात्विक स्रोत। लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और मैंने आपको बताया कि इस लिटरेरी सोर्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें पहला है रिलीजियस, दूसरा नॉन रिलीजियस और तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स।
मतलब विदेशी यात्रियों का विवरण। पहले लेआउट दे देते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे हर पॉइंट को डिटेल में। लिटरेरी सोर्स जो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिनमें सबसे पहला आएगा रिलीजियस सोर्स, दूसरा नॉन रिलीजियस सोर्स लिखा हुआ है, और तीसरा है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स मतलब विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहले हम रिलीजियस सोर्स के बारे में जानेंगे कि रिलीजियस सोर्स होता क्या है। नोट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं रिलीजियस सोर्स की या धार्मिक स्रोत की। लिखेंगे हेडिंग रिलीजियस सोर्स। याद रखेंगे जो भी आपका रिलीजियस सोर्स है उसको फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्राह्मण लिटरेचर, दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर, तीसरा जैन लिटरेचर। ठीक है, तो इसको भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिनमें सबसे पहला है ब्राह्मण लिटरेचर, दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर, और आपका आखिरी है जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर आप इन्हें ब्राह्मण लिटरेचर को ब्राह्मण टेक्स्ट भी कह सकते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर को बुद्धिस्ट टेक्स्ट बौद्ध ग्रंथ भी कह सकते हैं, जैन लिटरेचर को ही जैन टेक्स्ट कह सकते हैं, जैन ग्रंथ कह सकते हैं। तो रिलीजियस सोर्स भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिनमें सबसे पहला है ब्राह्मण लिटरेचर, दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर और तीसरा जैन लिटरेचर। हम बात करते हैं ब्राह्मण लिटरेचर की। याद रखेंगे ब्राह्मण लिटरेचर में हमें 8 पार्ट्स के बारे में पढ़ने होते हैं। सिंपल सा मतलब है कि ब्राह्मण लिटरेचर भी फर्दर 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। छोटे छोटे पार्ट है वो 8 पार्ट में डिवाइड होते हैं, और उनमें से शुरुआती जो 4 पार्ट है उस चारों पार्ट को मिलाकर वैदिक लिटरेचर कहा जाता है। तो हमें यह जानना होगा कि वो 8 पार्ट होते कौन कौन से हैं ब्राह्मण लिटरेचर में। ब्राह्मण लिटरेचर में सबसे पहले आता है वेद के बाद आर्यंक, इसके बाद उपनिषद, वेद, आर्यंक, उपनिषद, और इसके बाद वेद, आर्यंक, उपनिषद, और इसके बाद आपका आता है ब्राह्मण। ये 4 सबसे प्रमुख हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 और पार्ट आते हैं, जिनमें आपका एक है वेदांग,
एपिक, सूत्र और लास्ट है आपका धर्म शास्त्र। तो ब्राह्मण लिटरेचर फर्दर 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनमें है वेद, आर्यंक, उपनिषद, ब्राह्मण, वेदांग, एपिक, सूत्र और धर्म शास्त्र। ये जो आपका शुरुआती 4 पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे वैदिक लिटरेचर कहा जाता है। कहने का मतलब जो भी आपका वेद है, आर्यंक है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, इन 4 पार्ट को मिलाकर वैदिक लिटरेचर कहा जाता है या वैदिक साहित्य कहा जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान देंगे इन चारों की बात हो रही है। इन्हें कहा जाता है वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य। ब्राह्मण लिटरेचर अगर हम इनकी भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो इन लोग का भी एक अपना भाषा हुआ करता था। एक और चीज़, जो भी आपका ब्राह्मण लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, इन हर लिटरेचर का, हर साहित्य का एक अपना ऑफिशियल भाषा हुआ करता था, ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था। और यदि हम ब्राह्मण लिटरेचर की लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो इन लोग का लैंग्वेज हुआ करता था संस्कृत, जो बहुत पुराना लैंग्वेज माना जाता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, ब्राह्मण लिटरेचर के लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज इनका होता है संस्कृत। और ब्राह्मण लिटरेचर यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट समाप्त, जिसमें आपको 8 पार्ट्स देखने होते हैं। वैदिक लिटरेचर क्या है ये आपको जानना होता है और इनका लैंग्वेज के बारे में जानना होता है। अब हम बढ़ते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की तरफ या बौद्ध साहित्य की तरफ। नोट करेंगे, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ध्यान रखेंगे, बुद्धिस्ट लिटरेचर को ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहा जाता है या बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। और बुद्ध के या जो भी बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें पिटक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पिटक कहा जाता था। और क्योंकि पिटक 3 प्रकार का है, इसमें 3 टाइप्स है, 3 अंग है, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बुद्धिस्ट लिटरेचर जिन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है और बौद्ध ग्रंथ को पिटक कहा जाता है। और क्योंकि पिटक में 3 पार्ट्स है, 3 डिवीज़न है, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। इसको नोट डाउन करें जल्दी से। हम बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। बुद्धिस्ट लिटरेचर जिन्हें हम बौद्ध साहित्य कहते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर को बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हिंदी में कहेंगे बौद्ध ग्रंथ। और इसी बौद्ध ग्रंथ को पिटक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है, पिटक कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पिटक होता क्या है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ही पिटक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये पिटक
फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या इसमें 3 तरह के पिटक आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। तो हम यहाँ पे वो बता देते हैं पिटक ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान रखेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो नोट कर लेंगे। पिटक आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपका सबसे पहला है सूत पिटक, सूत पिटक। दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, और आखिरी है आपका अभिदम पिटक। आखिरी है आपका अभिदम पिटक। एक करके समझते हैं कि सूत पिटक क्या होता है, विनय पिटक क्या होता है, अभिदम पिटक क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सूत पिटक की, तो सूत पिटक में जितने भी बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे, या जो भी बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स हुआ करते थे, जिन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क कहा जाता था, बौद्ध भिक्षुक कहा जाता था, तो वो लोग अपना एक टीचिंग दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे। वही सारे शिक्षाओं के बारे में सूत पिटक में बताया गया है। कहने का मतलब जितने भी बौद्ध भिक्षुक थे, उनके शिक्षाएं के बारे में सूत पिटक में बताया हुआ है। तो इसमें लिखेंगे सूत पिटक में है आपका टीचिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, मतलब जो भी बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे, उन्हीं के बारे में सूत पिटक में बताया हुआ है। और विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में सूत पिटक को याद रखेंगे, इसमें बौद्ध भिक्षुक के जितने भी शिक्षा हुआ करते थे वह सूत पिटक में बताया हुआ है। विनय पिटक में क्या है, देखिए, जब मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा या बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बुद्धिस्ट लोग या जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, फॉलोअर्स हुआ करते थे, उनके द्वारा एक यूनियन का स्थापना किया जाता था, जिसमें केवल और केवल बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे, और उसी यूनियन को बुद्धिस्ट यूनियन कहा जाता था या बौद्ध संघ कहा जाता था। तो विनय पिटक में उसी बौद्ध संघ में जो भी विधि विधान थे, मतलब उस यूनियन में, उस बौद्ध संघ में जो भी बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे, उनके नियम के बारे में है, कानून के बारे में है, विधि विधान के बारे में है। तो विनय पिटक में लिखेंगे रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन, यानी कि जो भी आपके बौद्ध संघ हुआ करते थे, उसके क्या तरीका था, क्या विधि विधान था, उन सब के बारे में विनय पिटक में बताया हुआ है। तो इसमें है आपका रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन, बौद्ध संघ के विधि विधान, नियम, कानून के बारे में है विनय पिटक में। अब आपका आखिरी है अभिदम पिटक। अभिदम पिटक बहुत इजी कहानी है ये। सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिदम पिटक है, इन सब में एक एक पॉइंट ध्यान लीजिए, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट है। अब आपका आखिरी है अभिदम पिटक। अभिदम पिटक में क्या है, आपको पता है कि मौर्य वंश का सबसे महान राजा माना जाता है सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हालांकि उसने बाद में धर्म परिवर्तन किया तो वो अलग बात है, लेकिन एक तरह से बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया करते थे सम्राट अशोक। तो कहने का मतलब है कि जब सम्राट अशोक शासक थे, राजा थे, तो उनके समय में जो भी बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे,
उसके बायोग्राफी के बारे में अभिधम पिटक में बताया हुआ है, जो पिटक का लास्ट पार्ट माना जाता है। तो इसमें है आपका बायोग्राफीज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क विच वॉज कंटेम्पोरेरी टू सम्राट अशोक, यानी कि सम्राट अशोक के समकालीन। समकालीन का क्या मतलब होता है, कंटेम्पोररी का क्या मतलब होता है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। कंटेम्पोररी को हिंदी में कहते हैं समकालीन, जिसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति धरती पे है और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति भी है तो उसी को समकालीन कहा जाता है, कंटेम्पोररी कहा जाता है। कहने का मतलब जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं कि फ़िलहाल मोदी गवर्नमेंट की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें और अभी डोनाल्ड ट्रंप है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मोदी जी है वो डोनाल्ड ट्रंप के कंटेम्पोररी है, समकालीन है, क्योंकि दोनों एक ही समय पे धरती पे है। ठीक है, तो इसी को कंटेम्पोररी कहा जाता है, समकालीन कहा जाता है। तो अभिधम पिटक में उन सारे बौद्ध भिक्षु के बायोग्राफी के बारे में है जो सम्राट अशोक के समकालीन हुआ करते थे, कंटेम्पोररी हुआ करते थे। तो इसमें क्या है आपका बायोग्राफीज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क contemporary to सम्राट अशोक। जीवनी है बौद्ध भिक्षु की जो सम्राट अशोक के समकालीन हुआ करते थे। तो एक मिनट, हाँ जी, तो आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त, जिसमें हमने आपको सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्स पूरा बाकी है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ बाकी है, जैसे आपका ये अभी तो बुद्धिस्ट लिटरेचर ही चल रहा है, अभी जैन लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये सारी चीज़ें बाकी हैं। इन सारी चीज़ों का डिस्कस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, और आज यहीं तक रखेंगे, अभिधम पिटक तक। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, ताकि इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे जैन लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये सारी चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच क्लास।